Hi, good morning, my dear student. After a long time, again we are here. We are discussing in our last class, in my last video, the path to modernization, theme 11, last chapter of your NCERT book, class 11th history. My dear, in the starting of this chapter, I was discuss the condition of geographical condition, economic conditions, and the path to modernization. How the Japan and China modernize. Especially the first portion, how the Japan modernized. There is no need to explain this whole chapter, but I would like to remind you that in this chapter what we studied, हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने इसमें क्या चीज़ों को कवर किया था, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हमने आपसे कहा था कि 19th सेंचुरी का समय, 19वीं सदी का काल, जब एक पूरा बदलाव आया। कहाँ पे? जब चीन और जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत देश के रूप में बन के उभरे। चीन और जापान डेवलप्ड कंट्री के रूप में, जापान डेवलप्ड कंट्री हो गया, चीन डेवलपिंग कंट्री के ऊपर तेजी से आगे बढ़ा। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पे कंट्रोल था। ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डोमिनेटेड बाय चाइना। एकदम क्लियर है, लंबी परंपरा। चीन के लोग एक लंबी परंपराओं के लोग हैं। चीन में क्विंग डायनेस्टी थी, चिंग डायनेस्टी जिसको हिंदी में कहते हैं। ये एक ऐसा मालूम पड़ता था कि ये कभी भी न टूटने वाली श्रृंखला है, हमेशा ये बनी रहेगी। लेकिन चीन की इसी देश से एक छोटा सा देश टूट के अलग हुआ और वो देश था जापान। जापान के रूप में एक नए देश का विकास हुआ और धीरे धीरे जापान तमाम सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने लाता है। एक तरफ जापान मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ता है, तो दूसरी तरफ चीन के अंदर सिविल वार छिड़ जाते हैं और इस सिविल वार में चिंग डायनेस्टी को अपना कंट्रोल खोना पड़ता है। जापान आधुनिक राष्ट्र, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में तेजी से आगे बढ़ता है। 1895 में उसने ताइवान की विजय की, 1910 में उसने कोरिया को जीता और अपनी बाउंड्री को उसने ज़्यादा दूर तक फैला लिया। उसने अपनी संस्कृति, अपने देशों को, अपने देश को एक अलग देश के रूप में सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। वह अपने मातृ जो नेटिव उसकी लैंड थी चाइना से अलग अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता बनाने में सफल रहा। चीन को उसने 1894 में जीता, रसिया को 1905 में जीता। कुल मिला के हमें दिखाई देता है कि जापान एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरता है। जापान अपने को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित कर लेता है, इंपीरियल कंट्री के रूप में स्थापित करता है, जिसने न केवल ताइवान को जीता, कोरिया को जीता, बल्कि अपनी नेटिव लैंड चीन को भी 1894 में हराया और 1995 तक आते आते उसने रूस को जीता। एक लंबी परंपरा, एक लंबा विकास। वहीं चीनियों की तरफ से जो चीनियों की प्रतिक्रिया थी वो धीमी थी, उनके सामने कई कठिनाइयां थी। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उनकी अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का उन्होंने प्रयास किया। साथ ही चीन ने अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिम व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि तमाम सारी विभिन्नताओं, असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के जो दोहरे मकसद को वो क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में। वो समय आया जब वहाँ पे सिविल वार हुआ, द चाइना
Communist Party emerged the victorious from the civil war in 1949. However, by the end of 1917, the Chinese leader felt that the ideological system was retarding economic growth and development. 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी गृह युद्ध के बाद जीत हासिल की, लेकिन 1917 के डिकेड्स तक आते आते चीन के नेताओं को ये लगने लगा था कि देश की विचारधारा जो आइडियोलॉजी है वो देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रही है, और इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार नहीं किए जा सकते। यद्यपि उसने पूंजीवाद और ओपन मार्केट का विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने उन चीजों को अपनाया। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट चेंज गिव्स अस सो इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस। कहता द चाइनीज रिएक्टेड slowly and faced the immense difficulties as they sought to redefine their traditional to cope with the modern world and rebuild their national strength and become free from Western and Japanese control. They found that they could achieve both objectives of removing the inequalities and are rebuilding their country. Though the revolution, the Chinese Communist Party emerged the victorious from the Civil War in 1949. However, by the end of 1970s, the Chinese leader felt that ideological system was retarding economic growth and development. This led to wide range reform of the economy that brought back the capitalism and the free market, even as a Communist Party retained political control. अब चीन को ये लगने लगा था कि हमारी जो साम्यवादी विचारधारा है, हमारी जो कम्युनिस्ट अप्रोच है, ये हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए कहीं न कहीं बाधक है। It is retarding economic growth. So that's why we have to change this policy. We have to return back capitalism and the free market, open market, even as the Communist Party retained the political control. Japan became an advanced industrial nation, but its drive for the empire led to war and defeat at the hand of the Anglo-American force. US occupation marked the beginning of more democratic political system, and Japanese rebuilt its economy to emerge by the 1970s as major economic power. The Japanese path to modernization was built on capitalist principles and took place within a world dominated by the Western colonialism. Japanese expansion was justified by the call to resist Western domination and liberate Asia. The rapid development underlined the strength of traditions in Japan institutions and society, their ability to learn and the strength of the nationalism. जापान एक उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने, एम्पायर बढ़ाने की उसकी इच्छा ने जापान को युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमेरिकी शक्ति के सामने जापान को हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के डिकेड्स तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन के उभरा। 1970 का डिकेड्स वो समय था जब जापान एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आता है, एक इकोनॉमिक पावर के रूप में, मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में वो सामने आता है। जापान rebuilt its economy to emerge by the 1970s
एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर। जापान का आधुनिकीकरण का सफर कैपिटलिज्म के सिद्धांतों, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पर आधारित था। ये कैपिटलिज्म उसे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया, एक ऐसी दुनिया का निर्माण जापान के लिए किया जहां पे उपनिवेशवाद, कॉलोनियल का प्रभुत्व था। आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, द जापानीज path to modernization was built on capitalist principles and took place within a world dominated by Western colonialism. पश्चिमी उपनिवेशवाद के सामने जापान का तीव्र आर्थिक विकास जापान की अपनी अलग विशेषता के रूप में उसको स्थापित कर रहा था दुनिया में। यह जापान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपराओं की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। The three elements which is very very important, which we have to focus on that. The three elements play very important role in the development of Japan. The three key points: Japanese institutions and society, their ability to learn and the strength of nationalism, and Japanese institutions. These 3 points play a very important role in the development of Japan. जापान का विकास हुआ। चीन, जापान में इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता था कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता था कि अतीत वे मानक पेश करते हैं जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जाता है। इसलिए शासकों को इंस्क्रिप्शंस की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए डिपार्टमेंट की स्थापना करवानी चाहिए। माय डियर, चाइनीज एंड जापानीज बोथ दे वर मच अवेयर दैट हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। Chinese and Japanese have to had a long traditions of historical writings, as history was an important guide for the rulers. The past provided the standard by which they would be judged, and the rulers established the official departments to maintain record and write dynasty histories. Sima Qian 145 to 19 is considered the greatest historian of early China. In Japan, Chinese cultural influence led to history being given a similar importance. One of the earliest acts of the Meiji government was to establish in 1869 a bureau to collect record and write as it were the victor's version of the Meiji restoration. My dear, एक महत्वपूर्ण बात है, सिमा छियन जो 145 टू 19 BC में पैदा हुए, उनका समय था 145 टू 90 BC, उन्हें प्राचीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। जापान में भी चाइनीज संस्कृति के प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया गया। मेजी सरकार की शुरुआती अवधि में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई। 1869 एक ब्यूरो की स्थापना हुई जिसका काम था कि इंस्क्रिप्शंस को इकट्ठा करना। उसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना भी था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य माना जाता था जापान में। इसका नतीजा ये हुआ कि भांत भांत के लिखित स्रोत उपलब्ध है। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे आपको जापान में बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होंगे। और ये चीजें जापान के इतिहास को
बहुत ही भली प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंटिंग्स और पब्लिशिंग आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में स्थापित हुए, ये उन्हीं प्राचीन परंपराओं का ही देन थे। 18वीं सेंचुरी में चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके, आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया। माय डियर, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज मैटर एंड इंटरेस्टिंग मैटर to know that the both countries, China and Japan, they were much aware that history writing is important for neither the citizen but also not only citizens but also the government. It is the very good guide to inform the previous knowledge. That's why I am saying one of the earliest act the Meiji government was to establish in 1869 a bureau to collect record and write as it were as a victor's visions of the Meiji restoration. There was a great respect for the written word and literature ability. A literary ability was high valued. This has meant that a wide range of written materials, officials, histories, scholarly writings, popular literature, religious tract are available. Printing and publishing were important industries in the pre-modern period, and it is possible, for instance, to trace the distributions of the book in 18th century cinema or Japan. Modern scholars have used these materials in a new and different ways. Modern scholarship has built on the work of Chinese intellectuals such as Liang Huizhao or Kumi Kuntake, 1839 to 1931. One of the pioneers of the modern histories in Japan, as well as earlier writing by European travelers such as the Italian Marco Polo 1254 to 1324, in China from 1274 to 1219, the Jesuit priest, the Metro Ricci 1552 to 1610 in China, and Louis Froisis 1532 to 97 in Japan, all of whom left rich accounts of these countries. It has also benefited from the writing of the Christian missionaries in the 19th century, whose work provide valuable materials for our underlining of these countries. Scholarship in English from Joseph Needham, monumental work on the history of the science in Chinese civilizations, or George Sampson's on Japanese histories and the culture has grown, and there is an immense body of the sophisticated scholarship available to us today. In recent years, writing by Chinese and Japanese scholars have been translated into English, some of whom teach abroad and write in English. And in the case of Chinese scholars, since the 1980s, the many have been working in Japanese and as well as write the Japanese. This has meant that we have scholarly writings from many parts of the globe that give us richer and deeper picture of the countries. My dear, this is the wide information. If you want to know about the history of China and Japan, we have a lot of sources. On behalf of that, we can easily understand the Japanese and Chinese development. We can easily understand the path to modernization of Japan and China. किस तरीके से जापान और चाइना आधुनिकीकरण के रास्ते पे चले, इनके बारे में अगर जानना हो तो उसके लिए हमारे पास रिटन मटेरियल अवेलेबल है। आधुनिक चीनी विद्वानों में कुछ नाम महत्वपूर्ण है। लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक में से एक है। कुमी कुंताके जैसे बौद्धिक
वर्ग के लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। जो चीनी और जापानी परंपरा में इतिहास लिखने की परंपरा थी, उसको इन दोनों विद्वानों ने, चीन में लिमांग चिचाओ और जापान में कोमी कुंताके ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय जो ट्रेवलर्स थे, उनके जो अकाउंट्स थे, जैसे इटली का मार्को पोलो जो 1254 टू 1324 के बीच आया, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहा, चीन में जेसुइट पादरी मैटेरियो रिक्की का योगदान जो 1552 टू 1610 के बीच रहे, जापान में लुई फेराए जो 1532 टू 1597 जैसे जो स्कॉलर ने काम किया, इन लोगों ने पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाया। इन सभी ने इन देशों के बारे में एक प्रॉस्परस इंफॉर्मेशन हमें दी, एक समृद्ध जानकारी दी। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए, जिनके काम से इस देश के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री हमें प्राप्त होती है। अंग्रेजी में चीनी, जापानी इतिहास का परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार हमारे पास उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन का कार्य से इसकी शुरुआत हुई। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में ही लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब ये है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाले जो इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स हैं वो अवेलेबल है, जो हमें इन देशों के अधिक विस्तृत और गहन इन्फॉर्मेशन को प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इससे हम चाइना और जापान की कहानी को, इतिहास को जान सकते हैं। नाइतो कोनन के बारे में आपके बुक में दिया है 1862 to 1934, ये आपको पढ़ लेना है। इन चीज़ों के आधार पे हम लोगों ने एक चीज़ जाना कि एक लंबी परंपरा है इतिहास लेखन की चीन और जापान में, और एक लंबी परंपरा के साथ साथ आधुनिक विश्व में भी जो लोगों ने इस परंपरा को चाइना और जापान के बनाए रखा, चाइना और जापान के लोगों के साथ साथ बाहर से आए हुए लोगों ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। जोसेफ नीडहम का नाम, मैटेरियो रिक्की का नाम, मार्को पोलो का नाम, ये वो लोग हैं जो या तो ट्रेवलर्स थे या तो बाहर से आए हुए विद्वान थे। इन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया और चीन और जापान की पूरी हिस्ट्री को बताने का एक समर्थ प्रयास किया। तो हमने इन चीज़ों को बड़े ही डिटेल में आज पढ़ा। नाइतो कोनन को आप देख लें, पढ़ लें, और फिर हम जापान के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे चाइना और जापान के बारे में। और फिर हम लोग, मुझे लगता है कि हमने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, फिर भी हम एक प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को फिर से एक बार समराइज कर दें, बता दें थोड़ा सा आपको। आप रेड से मार्क किए गए क्षेत्र को ध्यान से देखिए। When you will mindfully observe about that the area which is covered, which is lined by red marker, a very little bit amount of the islands which you have to see, Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku, Japan and the eastern region of the China, आपको दिखाई दे रहा होगा। मंचूरिया का चित्र है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया भी आपको दिख रहा है, रसिया के क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल शुरू करेंगे। थोड़ा सा आपको इंट्रो दे करके अपने पॉइंट पे चलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।